पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रुद्रा बेड पर सृष्टि को बाहों में लेते हुए कहा, बीबी तुमसे प्यार चाहिए मुझे, बस इतनी सी ख्वाहिश है। जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, पर सच कहूँ तो तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम अच्छी लगे। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है और ना ही जानता हूँ कि कैसे की जाती है, पर जब से तुम्हें देखा है ना ये दिल धड़कने लगा है। अब मैं जीना चाहता हूँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ, अपनी दुनिया बसाना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ। रुद्रा ने महसूस किया कि सृष्टि अब कोई हरकत नहीं कर रही है। इसका मतलब था कि सृष्टि सो चुकी थी। रुद्रा उसे देख मुस्कुराया और धीरे से कहा, ये क्या, अभी तो तुमसे बातें करना शुरू ही किया था कि तुम इतनी जल्दी सो गई। रुद्रा ने अपने बाहों में सोई हुई सृष्टि के सिर को अपने होठों से चूम लिया और बस उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह के समय सृष्टि की आंख खुली तो वो रुद्रा की बाहों में थी। खुद को उसकी बाहों में देखकर सृष्टि हड़बड़ाई तो रुद्रा ने उसे चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ? सृष्टि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। रुद्रा ने सृष्टि को देखते हुए कहा, कुछ नहीं तो तुम हड़बड़ा क्यों जाती हो? ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार साथ में सो रहे हैं। सृष्टि ने उसकी बात सुन कहा, हाँ जानती हूँ, पर क्या करूँ, घबरा जाती हूँ। रुद्रा ने पूछा, क्यों? तो सृष्टि ने कुछ कहना चाहा, फिर रुद्रा ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, धीरे धीरे ये झिझक, तुम्हारा डरना घबराना सब खत्म हो जाएगा। सृष्टि ने उसकी बातें सुन हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्रा ने उसे चिढ़ते हुए कहा, हर बात में ना तुम गाय की तरह बस सिर मत हिलाया करो। भगवान ने बोलने के लिए तुम्हें जुबान भी दिया है तो उसका भी इस्तेमाल किया करो। तो सृष्टि ने रुद्रा को उसके गाय बुलाने पर चिढ़ गई और रुद्रा को धक्का देते हुए कहा, गाय नहीं हूँ मैं, वह तो आप है जो इतना डराते हैं मुझे, वरना मेरे मुंह में भी जुबान है। रुद्रा हंसने लगा और उसने सृष्टि को छेड़ते हुए कहा, अच्छा मेरे लिए तो तुम गाय ही हो। सृष्टि उसकी बात सुन चिढ़ गई। उसने उसे कुछ कहना ठीक नहीं समझा और बस उठकर वहाँ से चली गई। सृष्टि ने हाथ मुँह धोकर किचन में गई तो रुद्रा भी उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। उसने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। सृष्टि ने उसे दूर करना चाहा तो रुद्रा ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं नहीं दूर हटने वाला, इसलिए तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। सृष्टि ने उसकी बातें सुन धीरे से कहा, क्यों आप हर बार ज़बरदस्ती करते हैं? तो इस पर रुद्रा ने कहा, तो तुम भी तो सीधे सीधे मानती कहाँ हो। सृष्टि ने अब कुछ नहीं कहा और गैस पर पानी चढ़ा चाय बनाने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ ठिठक कर रह गए जब रुद्रा ने उसके गले को अपने नाक से सहलाते हुए चूमना शुरू किया। तो उसकी इस हरकत पर सृष्टि ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रुद्रा ने उसे चुप करवाते हुए कहा, हिलो मत, मैं बस तुम्हारी खुशबू को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। पर सृष्टि उसकी नज़दीकी से कांप रही थी। उसके मन में रुद्रा के लिए भले ही पहले की तरह नफरत ना थी, वो नफरत कहीं ना कहीं कम हो रही थी, पर फिर भी उसमें झिझक अभी बाकी थी। रुद्रा के हाथ अब सृष्टि के पेट को सहलाने लगे थे कि तभी रुद्रा का फ़ोन बजने लगा। तो इस पर वो सृष्टि से दूर हुआ और फ़ोन देखा तो इस वक्त छोटे का फ़ोन था। रुद्रा ने फ़ोन कॉल पिकअप करते हुए छोटे से कहा, हाँ बोल। तो छोटे ने उधर से कहा, रुद्रा भाई जल्दी आ, भाईजान आज बचकर निकल गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वह इस वक्त मुंबई आया हुआ है। उसकी बात सुन रुद्रा ने जल्दी से अपने कपड़े बदलकर जाने को हुआ कि सृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बताकर जाइए आप कहाँ जा रहे हैं। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म करने जा रहा हूँ। सृष्टि ने हैरानी से रुद्रा को देखा तो रुद्रा ने उसे दूर करते हुए कहा, मैं बस 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया। सृष्टि दुखी हो गई। कहाँ उसने सोचा था कि वह रुद्रा को अब कोई ऐसा वैसा काम नहीं करने देगी, पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। सृष्टि सोच में पड़ गई कि क्या वह कभी रुद्रा को बदल भी पाएगी, पर उसने भी ठान लिया कुछ भी हो वो रुद्रा को बदल कर ही रहेगी।
रुद्रा ने सोच लिया था कि आज जो कुछ भी हो वो भाईजान का खेल ख़त्म करके ही रहेगा, और एक बार भाईजान का ख़त्म हो जाए तो उसकी बनी बनाई दुनिया अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। बाड़ी में कैद कई लड़कियों की ज़िंदगी संवर जाएगी। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो अकेला और उसके सामने भाईजान की पूरी फौज तैयार है। पर उसे ऐसा करना ही था। अब बहुत जी लिया इस ज़िंदगी को। अब वो सृष्टि के लिए जीना चाहता था, जैसा वो चाहेगी वैसा जीना चाहता था। यह सोच वह छोटे के बताए पते पर पहुंचा तो देखा उस जगह पर एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था। रुद्रा ने आवाज़ देते हुए कहा, भाई, छोटे, कल्लू, सबको आवाज़ दिया। पर तभी एक जोरदार आवाज़ आई और धम से एक बड़ा टैंकर आकर बिल्कुल रुद्रा के साइड से गिरा। ये देख रुद्रा अपनी जगह से उछल गया। उसके बाद एक बार फिर सन्नाटा पसर गया तो रुद्रा ने इधर उधर नज़र घुमाई। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, वेलकम रुद्रा, तुम्हारा ही इंतज़ार था। आवाज़ सुनकर रुद्रा ने कहा, ओह, तो अभी तेरा लुका छिपी का खेल ख़त्म नहीं हुआ भाईजान। अरे काहे का भाईजान, साला तू तो एक नंबर का, कहता हुआ उसे गाली दिया। इस पर भाईजान की आवाज़ सुनाई दी, तुझे क्या लगा तू मेरे साथ काम करने का दिखावा करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं मेरे नीचे काम करने वाले की हर कदम की खबर रखता हूँ। तुझे ये भी बता दूँ कि तू क्यों मुझे ढूंढ रहा है। फिर एक जोरदार हंसी सुनाई देती है। आवाज़ एक साथ उस जगह के चारों ओर से आ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस ओर से आ रही है और भाईजान किस ओर होगा। रुद्रा चारों ओर नज़र घुमाता है, पर ना जाने कहाँ छुपा वो रुद्रा के हरकतों को देख रहा था। दरअसल भाईजान को आज तक किसी ने नहीं देखा, कुछ गिने चुने लोगों के सिवाय। उसे उसके ही नीचे काम करने वाले हजारों लोगों की गैंग में से, या उसके साथ सालों से कारोबार करने वाले जो कि हथियार लेन देन करते हैं, उन लोगों ने भी नहीं देखा। कुछ उसके खास आदमी थे जो उसका कारोबार उसके नाम से चलाते हैं, वहीं कुछ गिने चुने लोगों ने उसे देखा है। रुद्रा अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए भाईजान तक पहुंचने के लिए पिछले 5 सालों से उसके पास काम करता है, पर इस बात की खबर भी भाईजान के पास पहुंच चुकी थी। रुद्रा ने उसकी बात सुनते हुए नीचे झुक अचानक से अपनी गन निकाली और एक वॉल पर पॉइंट करते हुए कहा, तू मेरी सच्चाई जान चुका है। तूने ही शंकर भाई, छोटे और कल्लू को अपने पास कैद कर लिया है, इसलिए मुझे मत बता कि तू कितना होशियार है। तू जान पाया है मेरी सच्चाई, क्योंकि ऐसा मैं चाहता था ताकि तू मुंबई आ सके। और देख, तू मुंबई आ भी गया। या तो तू मेरे सब आदमियों को छोड़ दे, या तो मैं तेरा सारा का सारा किस्सा यहीं ख़त्म कर देता हूँ। भाईजान ने फिर एक बार हंसते हुए कहा, अगर गोली चलाई तो तू भी मारा जाएगा। यहाँ की हर दीवार में बारूद है, इसलिए सोचना भी मत। इस पर रुद्रा ने हंसते हुए कहा, रुद्रा को मरने से डर नहीं भाईजान, डर तो तुझे है, तभी तो तू मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। ज़रा आंखें खोलकर देख, मेरी बंदूक का निशाना इस वक्त तेरे करोड़ों के बारूद पर है, जिसे बर्बाद करने में मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो बता, मेरे साथी आदमी कहाँ है, या फिर नहीं बताना चाहता है तो ठीक है। मैं अचानक से रुद्रा को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उसने अपनी आंखों को घुमाते हुए इधर उधर देखा और बस ट्रिगर को दबा दिया। कुछ देर बाद जोरदार धमाके के साथ वो जगह आग की लपटों से दहक उठी। दूसरी ओर सृष्टि परेशान हो रही थी। अब तो आधी रात भी हो चुकी है, पर फिर भी रुद्रा वापस नहीं आया था। वह बस अपने फ़ोन उठाकर रुद्रा के नंबर को देखते हुए कहा, कहाँ हैं आप? आपका तो नंबर भी नहीं लग रहा है। मैं समझ गई हूँ, आप बस मुझे तड़पाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। सृष्टि ने ये कहते हुए फ़ोन अपने सीने से लगा लिया। उसे डर लग रहा था। गुस्से में वह रुद्रा को कोस तो रही थी, पर डर भी था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इस पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और कड़कती बिजली के साथ सृष्टि ठिठक कर बार बार
ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। सृष्टि की आंखों में नींद गायब थी। ऐसा क्यों किया रुद्रा ने? वह उसे छोड़कर कैसे जा सकता है? उसने तो कहा था कि 1 घंटे में वापस आ जाएगा। क्या अभी भी उसका 1 घंटा खत्म नहीं हुआ था? सृष्टि ये सब सोचते हुए नींद की आगोश में जाने को हुई कि तभी उसे बालकनी की ओर से आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह उठकर बैठ गई। तभी एक बार फिर उसी तरह का शोर हुआ। सृष्टि अब घबराकर बेड से उठ गई। उसे समझ में आ रहा था कि कोई तो है बालकनी में, और उसे इस सब से अपने साथ में हुआ हादसा भी याद आने लगा था, तो वो और भी ज़्यादा डर गई। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन है वहाँ पर? जब उसे कोई आवाज़ नहीं मिला तो वह सृष्टि डरते हुए बालकनी की तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए आगे बढ़ी। तभी कोई उसे पीछे से बाहों में भर लिया। सृष्टि इस सब से घबराई, फिर अगले ही पल शांत हो गई। आप? सृष्टि ने हैरानी से पूछा। यह रुद्रा था। वह उसे पहचान गई। वही रुद्रा ने उसे अब अपनी बाहों में भर जल्दी से अपने गोद में उठा लिया और रूम की तरफ ले जाने लगा। तो सृष्टि ने धीरे से पूछा, कहाँ थे आप? और इस तरह से अपने घर में कौन आता है? रुद्रा ने उसे शांत करते हुए कहा, सब बताता हूँ। इतनी बेकरारी के बाद अब थोड़ा सा करार आया है तुम्हारे पास आकर, इसलिए बस शांत रहो, मैं सब समझाता हूँ। रुद्रा ने सृष्टि को वहाँ खड़ा करते हुए कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना है। ये सुन सृष्टि ने हैरानी से पूछा, इस वक्त यहाँ से निकलना है? उसने पूछते हुए रुद्रा को देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी नज़रों को भांपते हुए रुद्रा ने कहा, जानता हूँ इस समय सब कुछ उलझा हुआ है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि तुम्हें समझा सकूँ। जो कुछ भी ज़रूरत का सामान है एक बैग में पैक करो। सृष्टि ने रुद्रा की बातें सुन उसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बताइए, हुआ क्या है? पता है मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लगा आप मुझे। रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन उसे गले लगाते हुए कहा, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? उसकी बात सुन सृष्टि ने अब रुआसी होते हुए कहा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, चाहे जो भी हो, आप क्यों गए मुझे अकेला छोड़कर? तो रुद्रा ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, बता दूंगा, पर पहले हमारा मुंबई से निकलना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी करो। सृष्टि हैरान होते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई छोड़कर? क्यों? रुद्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, बस कुछ दिनों की बात है। रुद्रा ने मन ही मन सोचा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए ही कर रहा हूँ। सृष्टि ने उसे देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? रुद्रा ने सृष्टि के बहस पर थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा ना, बता दूंगा, अभी समय है क्या इन सब बातों का? तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, बस इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो। रुद्रा के चिल्लाने पर सृष्टि सहम कर पीछे हट गई। तो ये देखकर रुद्रा ने अपने भीगे हुए बालों को उंगलियों से फेरने लगा और फिर सृष्टि के हाथ को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, देखो अभी मुझे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, विश्वास रखो मुझ पर। सृष्टि उसके पास से थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, विश्वास है तभी तो आपकी बातें सुन रही हूँ। रुद्रा उसकी बात सुन उसे देखने लगा। एकदम से हुई उथल पुथल ने सब कुछ खराब कर दिया था। रुद्रा को बहुत बुरा लग रहा था कि वो सृष्टि को किस तरह की ज़िंदगी दे रहा है। रुद्रा की नज़र सामने खड़ी सृष्टि पर ठहर गई, जो उसके गले लगने की वजह से भीग चुकी थी। उस वजह से उसका सूट का कपड़ा भीगकर उसके शरीर से चिपक गया था। वह इस समय रुद्रा को कुछ अलग ही लग रही थी और रुद्रा अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसने एकदम से आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों को अपने हाथों की उंगलियों से छूते हुए कहा, विश्वास नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा बीबी, बस अभी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, दोगी ना? ये कहते हुए रुद्रा सृष्टि को देखने लगा, जो कि इस समय नीचे देख रही थी। रुद्रा उसे देख जैसे ही भूल चुका था कि वो यहाँ क्यों आया था। उसने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर
अपनी आंखें बंद कर ली और सृष्टि के सिर से सिर टिका दिया। सृष्टि ने भी ना उसे दूर धकेला और ना ही उसे गले से लगाया। वह बस वैसे ही खड़ी रही। दोनों के दिल के शोर अब छोटे से कमरे में चारों ओर सुनाई देने लगे थे। रुद्रा का हाथ अब हरकत में आ गए। उसने सृष्टि को छूना चाहा, पर फिर से कुछ सोचकर अपने हाथों को खींच लिया और फिर अगले ही पल सृष्टि के कंधों को थामकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गाल को अपने गाल से सहलाने लगा। तो सृष्टि ने रुद्रा से रिक्वेस्ट वाले टोन में कहा, प्लीज़ पहले मुझे छोड़िए। रुद्रा की उससे इतनी नज़दीकियाँ अब बर्दाश्त के बाहर थी। वह अपने दिल पर अब और काबू नहीं रख सकती थी, फिर भी कोशिश कर रही थी कि अपने उखड़ती हुई सांसों को काबू करने की। उसका दिल चाहता था कि वह पलटकर रुद्रा को अपने सीने से लगा ले, बस उसे कहीं ना जाने दे। रुद्रा अब होश में आ गया था। उसे नीचे उसके इंतज़ार में खड़े कल्लू छोटे और शंकर भाई का ख्याल आया तो उसने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली। क्या कर रहा था मैं? उसके पास इतना समय नहीं था। रुद्रा ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो तुम्हारी ज़रूरत का सामान है पैक कर लो। हम अब इसी वक्त निकल रहे हैं। मैं तुम्हें सब बाद में समझाऊंगा। इसकी बात सुन धीरे से कहा, कपड़े बदल लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। रुद्रा का ये कहना भर था कि सृष्टि का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। उसकी आवाज़ में पता नहीं सृष्टि पर क्या जादू कर रखा था। वह नशे की तरह सृष्टि पर चढ़ रहा था। रुद्रा अब इतना कहकर दोनों के ज़रूरत की सामान को पैकिंग करने लगा। वहीं सृष्टि भी अब जल्दी से कपड़े बदल लिए। दोनों जाने को हुए तभी रुद्रा ने एक नज़र अपने घर को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने इस घर को अपने गृहस्थी जीवन के लिए लिया था, पर यहाँ आकर भी उसने सुकून के एक पल भी नहीं काट सका। ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा है? सृष्टि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर पता नहीं क्यों वो रुद्रा का साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। वह बस उसे अपने सामने देखना चाहती थी। रुद्रा और सृष्टि बिल्डिंग से निकलकर कार में बैठ गए। कुछ ही दूरी जाने के बाद शंकर, छोटे और कल्लू भी उनके इंतजार में खड़े थे। वहाँ तीनों जाकर कार में बैठ गए। कार में शांति छाई हुई थी कि तभी सृष्टि ने धीरे से कहा, मुझे एक बार अपने मम्मी पापा से मिलना है। रुद्रा ने उसकी बातें सुन उसे गले लगाते हुए कहा, हम वापस आएंगे जल्दी ही। तो रुद्रा की बातें सुन सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए और वह पीछे छूटता हुआ मुंबई को कार से देखने लगी। सृष्टि को रोता हुआ देख रुद्रा ने वापस उसे गले लगाते हुए कहा, बस कुछ दिनों की तो बात है। तो सृष्टि ने रोते हुए कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे मेरी मम्मी पापा से दूर करना चाहते हैं। उसकी बातें सुन शंकर ने उसे समझाते हुए कहा, सृष्टि समझने की कोशिश करो। अभी हमारे इस शहर छोड़कर जाना बहुत ज़रूरी है। अभी तुम्हारे घर पर जाना हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सृष्टि ने अब कुछ नहीं कहा, पर उसका रोना भी कम नहीं हुआ। इस पर उसके इस हरकत पर रुद्रा ने उसे डांटते हुए धीरे से कहा, बंद करो रोना। इस पर सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन उसे गुस्से में देखते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे परिवार क्या होता है। परिवार होगा तभी तो अहमियत समझेंगे। सृष्टि की बात सुन रुद्रा ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, अच्छा, किसने कहा कि मेरा परिवार नहीं है? तुम और ये सब कौन है? मेरा परिवार ही तो है। अब रोना बंद करो। सच में दिल दुखता है मेरा जब तुम रोती हो। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में लगभग 32 साल की उम्र का एक नौजवान, हैंडसम, हाइट लगभग 6 फुट, गोरा रंग, वह अपने सामने खड़ी सिपाहियों पर अपना गुस्सा बरसाता हुआ उन्हें डांट रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने सिपाहियों से कहा, मुझे किसी भी तरह का लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए ध्यान रहे कि मुझे भाईजान और उसके साथी जिंदा अपने सामने चाहिए। तभी वहाँ डीआईजी साहब आए और उन्होंने अपने सामने खड़े लंबे कद काठे के इस लड़के को देखते हुए कहा, एसीपी अभिमन्यु, इस बात का आपको ध्यान रहे कि अगर इस बार आपने अपनी कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन के रूल्स को तोड़ा तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनते ही कहा, आप फिक्र ना करें सर, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा।
डीआईजी साहब ने अब स्क्रीन पर अभिमन्यु को कुछ फोटोज दिखाते हुए कहा, भाईजान का बारूद एक्सपोर्ट का काम इस शंकर नाम के आदमी संभालता है। ध्यान रहे, अगर भाईजान तक पहुंचना है तो शंकर पर कड़ी निगरानी रखो। उसकी बातें सुन अभिमन्यु ने अपने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सर, इसमें एक नाम और है जो अब तक सबसे छुपा है, और वो है ये। अभिमन्यु ने डीआईजी साहब को अपने सामने स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ये है रुद्रा। इसके खिलाफ अभी भी एक भी सबूत नहीं है, पर इन सब में मास्टरमाइंड यही है। अभिमन्यु आगे कहते हुए कहा, इसे खुद मैं शंकर के साथ देखा हूँ, और पिछली बार मेरी गोली का निशाना भी ये बन चुका है। कुछ आधे घंटे की मीटिंग के बाद अभिमन्यु वहाँ से निकला। उसने अपनी कार में बैठते ही अपना फ़ोन निकाला, मोबाइल में एक फ़ोटो निकालकर देखते हुए कहा, मैं आ गया हूँ सृष्टि, तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हें रुद्रा के कैद से आज़ाद करवाऊँगा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।